हेलो एंड वेलकम इन यूथ अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। जैसे कि आपको पता था रिसेंटली फेस्टिव का सीज़न चल रहा था, तो इसीलिए हम थोड़ा डिले हो गए हैं। लेकिन ये हमारा 19 to 23 अक्टूबर तक का जितना भी करंट अफेयर हमारे न्यूज़ पेपर में देखने को मिला है, पीआईबी के फॉर्म में था। द गवर्नमेंट जो योजना मैगजीन होती है, कुरुक्षेत्र मैगजीन होती है, उससे हमने ये डायरेक्टली लिया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर आवर current affair practice. So as you know that it is relevant for UPSC, SSC, banking and railway exams as well as state PCS exams also. So if we talk about the highlights of this session, तो इसमें हम जैसे कि कुछ important organizations के ऊपर देखेंगे, environment and ecology के conservation preservations की बात करेंगे, न्यू डेवलपमेंट बैंक रिलेटेड होगा, हमारा इन्वायरमेंट रिलेटेड होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस होंगे, एज वेल इंडिया एंड इट्स नेबरिंग नेशंस के जो इंटरनेशनल रिलेशन के सिनेरियोज देखने को मिलते हैं वो भी होगा इसमें। तो बेसिकली पूरा होलिस्टिक एक यूपीएससी जो मेंस का पेपर बेस्ड होता है, जो GS1, GS2, GS3 एंड GS4 में डिवीजन होता है, उस पर एक एज अ थीमेटिक वे में इसको प्रेजेंट किया गया है। तो इफ़ वी मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज the 0.5 degree Celsius target which the user notes is slipping away is a key element of Paris Agreement। अगर आपने कन्वेंशंस पढ़े होंगे, इन्वायरमेंट कन्वेंशंस पढ़ी होंगी, क्लाइमेट क्राइसिस कन्वेंशंस पढ़ी होंगी, क्लाइमेट से रिलेटेड कन्वेंशंस, तो उसमें आप 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे, जो कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो इसमें यही पूछ रहा है व्हाट डज दिस टारगेट स्पेसिफिकली रिफर्स टू। जो ये हमारा 1.5 डिग्री टारगेट था, ये किस स्पेसिफिकली रिफर किस पे किया गया है। तो ऑप्शन 1 पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस अलाउड बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ। बी द मैक्सिमम परमिसिबल ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज अबव 200 लेवल बाय द ईयर 2050। नेट ज़ीरो कार्बन की बात 2030 तक की गई है। आपको ये सब ऐसे बेंचमार्क याद रखना पड़ेगा कि कौन से ईयर में कौन सी लिमिट्स की बात की गई है, कौन से टारगेट्स को कंप्लीट करने की बात की गई है। Pursuing efforts to limit the global average temperature increase to 1.5 degrees Celsius above pre-industrial level by the end of the century. The cap on the temperature rise that would trigger mandatory financial transfer from developed to developing countries. तो ये 1 and A and B तो ऐसे अगर if you read A and B बहुत ही ईजिली भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि A and B तो नहीं होगा। तो C and D में 50-50 का चांस लग रहा है, क्योंकि C इज़ ऑल्सो saying the same words which D is saying। तो pursuing efforts to limit the global average temperature increase to 1.5 degree Celsius above pre-industrial level by the end of the century। सेंचुरी के एंड तक हमें ये करना है। The cap on the temperature rise that would trigger mandatory financial transfer from developed to the developing countries। डेवलपिंग एंड डेवलप कंट्रीज़ की बात हो रही है। तो पहले हम देख लेते हैं न्यूज़ में बना हुआ क्यों था। द अपकमिंग 38th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP30 जो आयोजित होने वाली है टू द UNFCCC शेड्यूल फॉर नवंबर 2025 इन बेलेम ब्राज़ील में COP30 की मीटिंग होने वाली है। ठीक है। and comes amidst highlight climate anxiety. The 1.5 degree Celsius target slipping away, the US withdrawal from the Paris Agreement and the growing skepticism over multilateral climate process। तो अगर हम उस ऑप्शंस की बात करें तो D is the correct options if we talk about the क्वेश्चन पार्ट। तो इसमें क्या था, यूएसए अभी पेरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर चुका है, और यूएसए इज़ अ ह्यूज डेवलप कंट्री एंड इंडिया एंड इट्स इफ वी टॉक अबाउट द ग्लोबल साउथ एंड ग्लोबल नॉर्थ, ग्लोबल साउथ इज़ इन डेवलपिंग स्टेज एंड द ग्लोबल नॉर्थ इज़ ऑलरेडी अ डेवलप्ड नेशन। तो यूएसए का विड्रॉल हुआ है पेरिस एग्रीमेंट से, जो कि हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टारगेट था, जो पेरिस एग्रीमेंट में लिया गया था 2015 के बीच में, तो उससे वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। ठीक है, कि यूएसए ने विड्रॉल कर लिया और यूएसए की टारगेट कैसे मीट होगी। ठीक है, तो इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें हमने देखा डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। अगर COP30 एंड कुछ हाईलाइट्स के ऊपर थोड़ी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। इवॉल्विंग रोल ऑफ COP फ्रॉम कमिटमेंट टू इम्प्लीमेंटेशन की
रोल हो रही है कॉप की। कॉप एज अ समिट टू सॉल्यूशन, COP 30 marks a shift from a target setting to implementation and financial mechanism. Brazilian presidency have declared the COP of action, focusing on deploying funds and practical solution rather than on new promises. हम देख रहे हैं इतने भी कन्वेंशंस आ रहे हैं इंटरनेशनल एनवायरनमेंट रिलेटेड में, जितने भी कन्वेंशन इनिशिएटिव एंड प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं उसमें सारे प्रोमिसेस की बात की जा रही है। बट इसके जो COP 30 की बात है, जिसमें जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट ने भी बोला है कि ये COP ऑफ एक्शन होने वाला है, इसमें हम कमिटमेंट से हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आएंगे। COP एज अ समिट ऑफ सॉल्यूशन की तरफ देखा जाएगा। न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल इसमें अरेंज किया जाएगा। डेवलप्ड नेशन आर एक्सपेक्टेड टू स्केल अप क्लाइमेट फाइनेंस टू बिलियन एनुअली बाय 2035 अप फ्रॉम द लॉन्ग स्टैंडिंग बिलियन गोल्स। तो डेवलप्ड नेशन को फंडिंग की बात की गई है टू द डेवलपिंग कंट्रीज। And Baku Bilim Roadmap to Trillion, a proposed roadmap aimed to mobilize trillion in climate finance by 2035. Regional priority को दिया जाएगा Amazon and beyond. Focus on just transition and carbon market की बात की जा रही है। Carbon border adjustment mechanism बहुत ही important हो जाता है आपके लिए आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से, एज अ एसे की पर्सपेक्टिव से। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो कि यूरोपियन यूनियन के अंडर आ गया था एंड चैलेंज करता है इम्प्लीमेंटेशन गैप, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन NDCs की बात। तो इसमें आपके दो एस्पेक्ट्स हो जाएंगे, दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाएंगे। कीवर्ड्स की बात करें, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एंड द नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। तो द सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन SAI is conducted by the Union Environment Ministry and the Wildlife Institution of India. Which of the following statement about this estimation are correct? करेक्ट की बात पूछी गई है। इसमें देख लेते हैं, इसमें पूछा है ऑप्शंस ये है हमारे, तो है इट इज लाइक टू मेन टेक्निक, द ब्लॉक काउंट मेथड एंड द डंग काउंट मेथड। डंग आप समझते होंगे, उपले बोलते हैं जिसे उपले, और गोईठा भी बोला जाता है, वो सूप के ऐसे उपले बनाए जाते हैं, यूज फॉर द कुकिंग पर्पस एज अ फ्यूल। तो इसमें कुछ यूटिलाइज द टू मेथड ऑफ टेक्निक, ब्लॉक काउंट मेथड एंड अ डंग काउंट मेथड। ओके, कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रिजर्व में डाल देते हैं, हो सकता है सही हो हमारा। द प्रोसेस इज टिपिकली कंडक्टेड एवरी 3 years। सी यहाँ पर इतना स्पेसिफाइड डाटा पूछा गया है, फैक्ट पूछा गया है एंड डेट पूछा गया है कि 3 years में ही स्पेसिफिकली किया जाता है मॉनिटर पॉपुलेशन ट्रेंड। तो ये थोड़ा रॉन्ग होने की संभावना ज़्यादा है। अगर हम इसको रॉन्ग माने 2 को, 1, 2 and 3, तो हमारा 1 and 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ऑटोमेटिकली आ गया। लेट्स रीड द थर्ड पार्ट। द डाटा इज एसेंशियल फॉर डिमार्केटिंग एंड नोटिफाइंग एलिफेंट रिजर्व अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ऑफकोर्स, तो आप अगर किसी एनिमल का पॉपुलेशन को देख रहे हैं, उसके मूवमेंट्स को देख रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टू अंडरस्टैंड द व्हाट एसेंशियल डिमार्क, उनकी बाउंड्री क्या है, उनकी जुरिडिक्शन क्या है, कि किस एरिया में वो पास कर सकते हैं, उनका रिजर्व्स कहाँ बना सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स कौन कौन से। इसलिए तो आप पॉपुलेशन को एस्टिमेट काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 इज डायरेक्टली लिंक टू द स्टेटमेंट एंड 1 इज ऑल्सो ट्रू एंड 2 इज रॉन्ग बिकॉज देयर इज़ अ फैक्ट कि 3 years में ही एस्टिमेटेड होता है, ठीक है। तो हमने देखा हमने कैसे आंसर पे आए। लेट्स मूव अबाउट द हाईलाइट्स व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। सो आफ्टर ओवर अ ईयर्स डिले, द सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन SAI 2021-2025 रिजल्ट वर रिलीज्ड इन देहरादून बाय द यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री एंड द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, रिपोर्टिंग 22,446 एलिफेंट अक्रॉस इंडिया। इंडिया में अक्रॉस इंडिया में रिपोर्टिंग की गई है। एस्टिमेशन यूटिलाइज इन बोथ डायरेक्ट में आपका क्या हो जाता है, ब्लॉक काउंट हो जाता है, एंड इनडायरेक्ट में आपका डग काउंट हो जाता है। मेथड एंड इज क्रूशियल फॉर डाटा फॉर प्लानिंग। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट 1 था वो तो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ लाइक एलिफेंट रिजर्व्स वाइल द नेशनल सर्वे फ्रिक्वेंसी इज टिपिकली 5 years नॉट 3 years, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 हमारा जो था वो गलत हो जाता है। Size India's nationwide synchronized consensus of Asian elephants, ठीक, conducted every 5 years, estimated their population distribution, habitat health। तो स्टेटमेंट 3 हमारा करेक्ट हो जाता है। Published by jointly released by Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Wildlife Institution of India।
aim to create harmonized data-driven baseline for elephant population monitoring by synchronizing it with the tiger estimation framework to ensure scientific accuracy and compatibility. आपने स्ट्रिप्स का नाम सुना होगा, जो टाइगर के कंजर्वेशन की बात करता है, टाइगर के एस्टिमेशन की बात करता है, कंसेंसस की बात करता है. तो स्ट्रिप्स इज क्लोजली रिलेटेड टू द साई विच इज़ रिलेटेड टू द एलिफेंट एस्टिमेशन एंड काउंटिंग. ठीक है, तो स्ट्रिप्स एंड साइज रिलेटेड. इसमें रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि एलिफेंट कहाँ देखने को मिलते हैं. इतने आपको वेस्टर्न घाट्स में होंगे, लार्जेस्ट क्लस्टर इन द कंट्री. वेस्टर्न घाट की बात कर दे तो आपको इस एरिया में देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट. यहाँ पर आपको लार्जेस्ट क्लस्टर ऑफ एलिफेंट पॉपुलेशन देखने को मिलेगी. ईस्टर्न द ब्रह्मपुत्र हिमालयस में शिवालिक के एरियाज़ की बात कर ले. अगर हम इंडिया का मैप ड्रॉ करें तो शिवालिक का एरिया आपका ये हो जाएगा, यहाँ का एरिया शिवालिक है. ये आपका ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय, ये आपका शिवालिक हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी सेंट्रल इंडिया एंड ईस्टर्न घाट्स में. ठीक है, टॉप स्टेट बाय द पॉपुलेशन. कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एलिफेंट्स की, फिर असम में है, तमिलनाडु में है, केरला में है, उत्तराखंड में. आपको कैसे याद करना है, ये हमारा कर्नाटका स्टेट में सबसे ज़्यादा है, 1 पे डाल देंगे. उसके बाद हमारा असम का एरिया, ये हमारा असम का एरिया है, 2 पे डाल देंगे. एंड देन तमिलनाडु 3 पे, केरला 4 पे एंड उत्तराखंड ये हमारा है 5 पे. ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं. डिक्लाइन इन झारखंड, ओडिशा में माइनिंग एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन की बात हो रही है. थ्रेट्स टू द एनिमल कंजर्वेशन में क्या क्या आता है. राइज इन छत्तीसगढ़, न्यू बेसलाइन एस्टिमेशन यूजिंग एडवांस टाइगर कंसेंसस मेथोडोलॉजी, कैमरा ट्रैपिंग, डीएनए एनालिसिस एंड सैम्पलिंग की बात की गई है. इसमें जो हमारी मेथोडोलॉजी यूज़ की जाएगी एस्टिमेशन में. थर्ड क्वेश्चन इज the celebration marked 18 years of partnership between FAO and the Government of India. In which year was the Food and Agriculture Organization established and which city hosted its headquarter? हेडक्वार्टर में न्यू दिल्ली में नहीं होगा इसका हेडक्वार्टर FAO का. ठीक है, स्विट्ज़रलैंड इंडिया में, न्यूयॉर्क USA में, रोम इटली में. 1945 रोम इटली में ये इस्टेब्लिश हुआ था FAO. ठीक है, डिटेल्स पढ़ लेते हैं FAO की. On World Food Day 2025, the World and Agriculture Organization, तो बात करें FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन का है फिर पैन इसका. तो इसमें पूछा जा रहा है कि बताया जा रहा है हाइलाइट्स में कि on World Food Day 2025, the Food and Agriculture Organization and the Government of India celebrated 80 years of partnership in New Delhi. तो न्यू दिल्ली में जो 80 साल की पार्टनरशिप थी बिटवीन द FAO एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको सेलिब्रेट किया गया है. और उसी से रिलेटेड है कि FAO कब स्टैब्लिश हुआ, FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है. ठीक है, तो इसमें हम थोड़े हाईलाइट्स देख लेते हैं फॉर द इंफॉर्मेशन पार्ट. Miles are new in marketing 8 decades of collaboration between India and FAO, promoting food security, agriculture innovation, and rural livelihood. Commemorate during World Food Day 2025 under the theme "Hand in Hand for Better Food and a Better Future." ये हमारा थीम है. India joined FAO. India is a founding member of FAO. It is very important because founding member and the observer member are totally different. तो इंडिया इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ FAO. इसको आप ऐसे अगर आपको स्टेटमेंट वाइज पूछा, उसको गलत करना हो, डाटा को मैनिपुलेट डिस्टॉर्ट करना हो, तो ऐसे बोलेंगे इंडिया इज़ अ ऑब्जर्वर स्टेट ऑफ FAO और नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, बट इट इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ FAO. तो ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं. ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट द इंसेप्शन ऑफ 1945. ऑफकोर्स 1945 में ये गठित किया गया था FAO. तो वहीं पे फाउंडिंग मेंबर तो मतलब फाउंडेशन रखी है, तो जब फाउंडेशन रखी जाएगी इंस्टीट्यूशन की तभी वो मेंबर बनेंगे. तो 1945 में अचीवमेंट 80 साल का अचीवमेंट हो गया. FAO वॉज इस्टेब्लिश अक्टूबर 16 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था. ठीक है, इन क्यूबेक सिटी कैनेडा एंड इट्स हेडक्वार्टर इज रोम इन इटली. इटली एंड रोम इनका हेडक्वार्टर है. और 16 अक्टूबर 1945 को देखा गया था. India moved from food security to food scarcity to self-sufficiency. Partnerships and the Green Revolution. देखिए यहाँ पर हमारा जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने भी हमारे रेवोल्यूशन देखे जा रहे हैं, जो भी इम्पोर्टेंट
एक्ट्स किए गए हैं, जो एक्शंस लिए गए हैं। पार्टनरशिप स्टैंडर्ड द ग्रीन रेवोल्यूशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड पब्लिक स्टॉक होल्डिंग सिस्टम, ये हमारे सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फूड सिक्योरिटी एंड सफिशिएंसी से रिलेटेड है। प्रोमोट न्यूट्रिशन सेंसिटिव क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, माइक्रो इरीगेशन, नेचुरल फार्मिंग एंड द एग्री स्टैक फॉर डिजिटल गवर्नेंस, एग्री स्टैक फॉर द डिजिटल गवर्नेंस की बात की गई है। स्पेशलाइज यूएन एजेंसी लीडिंग ग्लोबल एफर्ट्स, ये एक हमारा स्पेशलाइज यूएन एजेंसी है FAO, तो ये यूएन के अंदर आता है। डिफीट हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशरी इस्टेब्लिश, ये रहा हमारा स्टेबिक क्यूबेक, ठीक है, इटली एंड रोम में इसका है फूड। एम है फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, the We Rise initiative is collaboration between the Women Entrepreneurship Platform of Niti Aayog and the DP World. What is the primary function of the Women Entrepreneurship Program? Okay, तो women oriented कोई एक्शन लिया गया है, कोई प्लान है, तो इसमें आपको वुमेंस के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि वहाँ कहाँ पर वुमेंस को ज़्यादा अपलिफ्टमेंट किया जा रहा है, जहाँ पर वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। तो इफ वी रीड अबाउट द स्टेटमेंट 1A, to conduct the official annual consensus on the member of women entrepreneurs in India for the minimum Ministry of Commerce. It is not related to the entrepreneurship platform. ठीक है, it is wrong. To provide venture capital funding directly to women-led startups with annual disbursement of over $1 billion. Okay, let's see. इसमें हो रहा है कि अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड की बात की जा रही है थ्रू द फाइनेंशियल एड्स। To exclusively mentor women involved in agriculture processing and value addition in rural areas. ये exclusively जो वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पर थोड़ा डाउट है, क्योंकि एडजेक्टिव यूज़ करना मतलब देयर इज़ अ ह्यूज डाउट बिटवीन क्या यहाँ पर सिर्फ इसी के लिए किया गया कि और भी एस्पेक्ट्स होंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में नॉट रिलेटेड टू वैल्यू एडेड मटेरियल्स और एग्रीकल्चर, देयर इज़ ऑल अदर थिंग, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हो जाती हैं, अदर इंडस्ट्रीज हो जाते हैं मेडिसिन से रिलेटेड। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिवली वर्ड से वो बहुत लिमिट कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप के फंडा को, तो ये हमारा वैसे भी गलत मान जाएगा। टू सर्व एज अ एग्रीगेटर ऑफ नॉलेज, रिसोर्स एंड सर्विस टू सपोर्ट वुमेन, टू सपोर्ट, कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सपोर्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस इंडिया फोकसिंग ऑन स्किल एंड मेंटरिंग। ऑफकोर्स यही बात हो रही है, तभी तो एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म की बात की जा रही है। अगर BNAMD में देखें तो हमारा रिलेटिवली मोर एक्यूरेट हमारा D है, तो D इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऐसे आप ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर तक आ सकते हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म कोर फंक्शन इज टू एक्ट एज अ यूनिफाइड पोर्टल। अगर इसको हम देख लेते हैं न्यूज़ में किस लिए बना था, हाईलाइट्स में क्यों था। नीति आयोग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एंड DP वर्ल्ड लॉन्च द वी राइज वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप रीइमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव है। ये हमारा अवार्ड रिवॉर्ड फ्रेमवर्क है एम्ड एट आइडेंटिफाइड एंड नर्चरिंग हाई पोटेंशियल वुमेन लेड MSMEs to become export ready enterprises. Niti Aayog's Women Entrepreneurship Platform in collaborative with DP World, a global logistic and supply chain leaders हैं ये हमारे। की फीचर है ग्लोबल एक्सपेंशन सपोर्ट होगा, मार्केट एक्सेस होगा, B2B एंड B2C मार्केट प्लेस विथ जलेब अली फ्री जोन होगा। स्ट्रैटेजी की मेंटरशिप की बात करें, पब्लिक PPP मॉडल पे होगा और प्लग एंड प्ले कोलैबोरेशन पे होगा। तो ये जो हमारा प्लग एंड प्ले कोलैबोरेशन है, ये एक कीवर्ड आ जाता है स्टेटमेंट इस थीम में। तो आपको ये जो वुमेन रिलेटेड वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव एंड प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो आप ऐसे 2 स्ट्रैटेजी मेंटरशिप्स की बात कर सकते हैं, PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल एंड द प्लग एंड प्ले मॉडल collaboration in SCN in your SCN answer writing. The New Development Bank was founded by BRICS nation. Which of the following is the headquarter of the New Development Bank? New Delhi, India, Brazil, Johannesburg, South Africa, Shanghai, China. Of course, BRICS का हेडक्वार्टर Shanghai, China है, तो it is correct. तो ये न्यूज़ में क्यों था? न्यू डेवलपमेंट बैंक को फाउंडेड बाय ब्रिक्स नेशंस इन 2015 मार्क्स 10th एनिवर्सरी वाइल पाकिस्तान हैज़ फॉर्मली सॉट चाइना सपोर्ट टू जॉइन द इंस्टीट्यूशन टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम द IMF एंड वर्ल्ड बैंक डिपेंडेंट अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल
नीड के लिए IMF एंड वर्ल्ड बैंक पे डिपेंडेंट रहता है, लेकिन उसको अपनी फाइनेंशियल नीड को डाइवर्सिफाई करना है. चाइना इज़ अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स. तो पाकिस्तान इज़ ट्राइंग टू गेटिंग द होल्ड इन ब्रिक्स through the support of China, so that Pakistan can diversify their financial need through the NDB, National Development Bank, which is a alternative to IMF and World Bank. Okay, तो ये इसमें ये था, इसलिए ये न्यूज़ में था. तो NDB इज़ मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट बैंक स्टैब्लिश बाय ब्रिक्स कंट्री के फाउंडिंग मेंबर्स में हमारा रहा ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. तो फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इमर्जिंग मार्केट्स एंड डेवलपिंग इकॉनमीज के लिए होता है. और एंड इफ वी सी अबाउट पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग इकॉनमी एंड it can get the support from NDB, but first it need to be a member or some kind of observer state in NDB. So it is therefore it is trying to getting the support from the China front. तो फाउंडिंग मेंबर्स में हमारे हो जाएंगे ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका. ईच फाउंडिंग मेंबर होल्ड्स इक्वल वोटिंग राइट्स विद नो वीटो पावर. सी जो हमारा यूनाइटेड नेशन में हो परमानेंट मेंबर्स पे जो वीटो पावर होता है, यहाँ पर NDB में कोई वीटो पावर का एज सच आपको डायमेंशन देखने को नहीं मिलेगा. यहाँ पर सारे इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं. यहाँ पर कोई वीटो पावर नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई एक पावर में आके कोई भी डिसीजन को नहीं पलट सकता थ्रू द वोट ऑफ वीटो. इट हैज़ द पावर ऑफ इक्वल वोटिंग सिस्टम. तो दिस मेक्स द NDB डिफरेंट फ्रॉम द अल्टरनेटिव फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस. ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करता है ब्रिक्स, जो NDB है मोबिलाइज करता है लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज फॉर फंड. बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, है ना. सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करता है, ESG प्रिंसिपल पे, रिड्यूस वेस्टर्न डिपेंडेंस की बात करता है. IMF एंड वर्ल्ड बैंक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेस्टर्न लेड countries. So therefore NDBs is trying to be an alternative to IMF and World Bank, which directly reduce the dependence on the western countries. Innovation in finance. So innovation in finance issues green bonds. First in 2016 एंड एक्सप्लोर लोकल करेंसी लीडिंग डी डॉलराइजेशन की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि डॉलर्स को अलग हट के उसका एक अल्टरनेटिव देखेंगे कि हम अपने लोकल करेंसीज में भी ट्रेड कर सकें. तो बेसिकली ये इनोवेशन इन फाइनेंस की वहीं पर बात हो रही है. 6th क्वेश्चन की बात करें, The framework for carbon-free global shipping is negotiated under the auspices of International Maritime Organization. Which of the following statement about the MOUs are correct? तो IMO का जो फॉलोइंग स्टेटमेंट पूछा है उसमें से कौन सा करेक्ट है वो हमें पढ़ के उसको आंसर के थ्रू लाना है. तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द शिपिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मरीन एंड एटमॉस्फेरिक pollution by ships. Okay. Its headquarters is located in London, United Kingdom. It can be अभी तक हमने ऐसा कोई भी हेडक्वार्टर नहीं पढ़ा जो कि हमें डायरेक्टली यूनाइटेड किंगडम में मिले. ज़्यादातर जो हमारे हेडक्वार्टर होते हैं वो USA या ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़, चाइनाज़ की कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं. तो इट कैन बी अ ट्रू स्टेटमेंट, बट जनरली जो हेडक्वार्टर्स के जो हेडक्वार्टर्स होते हैं वो बहुत ही डाटा को मैनिपुलेट एंड डिस्टॉर्ट करके ही स्टेटमेंट बनता है. तो अगर हम 2 को करेक्ट लें तो 2 तो हमारे 3 में है, तो ये हमारा ऐसे भी एलिमिनेट हो गया. इट सेज बाइंडिंग ग्लोबल टारगेट्स फॉर एमिशन रिडक्शन फ्रॉम इंटरनेशनल शिपिंग विच आर एनफोर्स बाय द बाइंडिंग. सी आप अपनी सॉवरेनिटी के हिसाब से कोई ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशन को एक्सेप्ट करें. इट इज़ नॉट काइंड ऑफ बाइंडिंग, इट इज़ अ वॉलंटरी एक्शन towards from the country towards the WTO. तो ठीक है, WTO की बात करें या IMO की बात करें, ठीक है, तो ये बाइंडिंग नहीं होता. तो 3 को हम गलत मानते हैं, तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली. ठीक है, 1 and 2 ओनली इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. तो हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं. वाई इट इज़ बीइंग इन द न्यूज़. तो एट द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग इन लंदन, 57 nations voted to delay the adoption of the framework for carbon-free global shipping by 1 year later. USA opposition. ठीक है, तो IMO is a specialized agency of United Nations. आपको ये याद रखना है, specialized agency of United Nations है, as well as FAO.
IMO and FAO both are the specialized agency of यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, रिस्पॉन्सिबल रेगुलेटिंग इंटरनेशनल शिपिंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस, ensuring uniform global maritime standards. ठीक है, established in United created by UN Convention 1948. IMO came into force in 1958. फर्स्ट मीटिंग 1959. मेरिन कन्वेंशन की बात हो रही है. हेडक्वार्टर देखिए इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में, ये तो इंपॉर्टेंट रहता है, याद करना है. FAO का इटली रोम में था. ठीक है, रोम इटली में था. 1945 में बना था और ये हमारा 1948 में बना है, जो कि बीइंग फोर्स इन 10 साल के बाद आया था 1958 में. तो ऐसे आप याद कर सकते हैं. एम क्या, इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड्स को रखना, और उसका क्या था, फूड फॉर ऑल, फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल करके था, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है. formulates and update global maritime conventions such as SOLAS, safety of life at sea. देखिए ये हमारा जो ये कीवर्ड सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार करके रख सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके GS2 के एनसीईआरटी के लिए, विच इज़ रिलेटेड टू द पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन. अगर इंटरनेशनल रिलेशन में आप, और ये ऑल्सो आपका GS3 का भी पार्ट हो जाए, द नेशनल सिक्योरिटीज़ की बात करें, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ की बात करें तो मैरीटाइम सिक्योरिटी इज़ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल सिक्योरिटी. तो आप इसमें SOLAS की बात कर सकते हैं, मारपोल्स की बात कर सकते हैं. रेगुलेट द शिप डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड डिस्पोजल फॉर सेफ्टी एंड पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होगी. ठीक है, SDGs की बात हो जाएगी जिसमें SDG 14 होगा, लाइफ बिलो वाटर, मरी टाइम सिक्योरिटी की बात करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नोरू इज़ लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ द पैसिफिक? मलेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो आपने जो वर्ल्ड मैपिंग सीरीज़ आप अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा. मेरी वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज़ भी चल रही है, लेकिन जब आपने ऑस्ट्रेलिया का रीजन पढ़ा होगा उस पर आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स देखने को मिलेगा, जिसको हम बेसिकली रीजन के हिसाब से उसको करते हैं. पॉलिनेशिया, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलेशिया. तो ये हम ऐसे नाम को डिवीजन में ऐसे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, मतलब एक बिग रीजन को, आइलैंड वाले रीजन को हम ऐसे बिग नाम से डोनेट करते हैं. तो ये पूछा है नोरू जो काइंड ऑफ द आइलैंड रिलेटेड इन द ऑस्ट्रेलियन रीजन, तो किस पार्ट का है? तो हमारा माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पॉलिनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. तो हमारे माइक्रोनेशिया का पार्ट है. तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ डिफेंडेड इट्स this 30 years agreement with the Nauru to resettle disputed non-citizen or moves criticized by the human rights groups who alleged it shifts refugees responsibility to slammer एक डिपेंडेंट पैसिफिक नेशन को. बेसिकली यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि एक अगेंस्ट है ह्यूमन राइट्स की. तो ऐसी कुछ कहानी चल रही थी ऑस्ट्रेलिया एंड नोरू में. नोरू इज़ इन द नियर बाय एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो इधर नोरू, मार्शल आइलैंड, पापुआ न्यू गिनी, फिजी पढ़ेंगे, तो वालू के ऊपर पढ़ेंगे जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, किरिबिती. ठीक है, तो उसमें हम कंट्री प्रोफाइल देखते हैं. नोरू इज़ अ माइक्रोनेशन इन द साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में है. थर्ड स्मॉलेस्ट कंट्री बाय द लैंड एरिया है, वर्ल्ड थर्ड. ठीक है, सोलोमन आइलैंड है, मिलेगा आपको आसपास. एडमिनिस्ट्रेटिव सेटल्स की बात करें, नेशंस लाइक ऑन ऑफिशियल कैपिटल बट द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ येरेन हॉर्स, पार्लियामेंट प्रेसिडेंसी एंड द डिफेक्टो. ऐसे आप सब, मतलब आपको ये न्यूज़ पढ़नी है कि बेसिकली ये है क्यों. और नोरू इज़ अ वर्ल्ड लोकेशन के लिए तो आपको नोरू का लोकेशन पूछ सकते हैं, उनके मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया ऐसे करके पूछ सकते हो, विच द पार्ट ऑफ द विच नेशिया. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. इज इज रिलेवेंट टू द मैपिंग एज वेल एज इफ यू कैन यूज इट एज अ ह्यूमन राइट वायलेशन की तरफ से भी. एंड द सेंचुरीज लोकेशन एंड द कॉन्टेक्स्ट. तो ये हमारे सेंचुरीज हैं, उसको मैच करना है. मैच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट की तरह के आया है. तो रख, चम, चितकुल और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क. ठीक है, पिन वैली नेशनल पार्क की बात करें तो वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है. हमने ऐसे याद किया था किश्तवाड़, हेमिश नेशनल, डार्चिगम. पिन वैली नेशनल पार्क इज नॉट जम्मू एंड कश्मीर. तो 3 हमारा रॉन्ग है. 3 में ये चला जाएगा एंड 1 इज़ ऑटोमेटिकली करेक्ट. तो 2 देखना है करेक्ट. ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज इन उत्तराखंड. ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क इज इन हिमाचल प्रदेश. ओके, इज नॉट इन उत्तराखंड. तो ये भी गलत. तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट स्टेटमेंट. तो रक्षम, चितकुल,
Wildlife Sanctuary is a high altitude protected area known for its unique cold desert ecosystem and its Himalaya biodiversity serves as a critical habitat for several endangered alpine fauna as a migratory species, may vital for ecology and northern. तो अगर रक्चम चितकुल की बात करें तो ये हमारे आ जाएगा हिमाचल प्रदेश के एरिया में. इसकी बात करते हैं, एन इंटरनेशनल बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम वॉज हेल्ड एट द रक्चम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन हिमाचल प्रदेश, वेयर पार्टिसिपेंट फ्रॉम 15 कंट्रीज रिकॉर्डेड ओवर 35 बर्ड स्पीशीज. तो यहाँ पर एक तरह से ये हमारा एक तरह से प्रोग्राम हुआ था, बर्ड वॉचिंग प्रोग्राम, तो इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है. अगर हम बात करें रक्चम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है. इसमें इतना ही था इम्पॉर्टेंट. उसमें की फीचर देख सकते हैं, सेंचुरीज इज सराउंडेड बाय द स्नो लेडेड पीक्स, ग्लेशियर स्ट्रीम्स, ट्रांस हिमालय जोन्स का है. ठीक है, गंगोत्री की स्ट्रीम्स देखने को मिलेगी उत्तराखंड के एरिया से. सिग्निफिकेंस, बायोडाइवर्सिटी ब्रिज बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ट्रांस हिमालय रीजन की बात करता है. स्ट्रेंथ इज इंडियाज कमिटमेंट टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान्स की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The Commission for Air Quality Management in the National Capital Region adjoining area in the statutory body responsible for implementing the Graded Response Action Plan. Which of the following statement about the Commission for Air Quality Management is correct? It was established through the Act of Parliament to replace the Environment Pollution Prevention and Control Authority. Okay. इट इज़ अ काइंड ऑफ द पार्लियामेंट एक्ट. अगर बात करें तो ऑफकोर्स पार्लियामेंट के कोई एक्ट के थ्रू ही कोई ऑर्गेनाइजेशन बनी होगी या कोई इंस्टीट्यूशन और कमेटी बनी होगी जो किसी को रिप्लेस कर रही होगी. इट कैन बी ट्रू, जनरल स्टेटमेंट लग रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं. इट हैज़ अथॉरिटी टू फाइन एंड prosecute violators for air quality norms in Delhi, Haryana, Punjab, Uttarakhand and Rajasthan. Chairperson of the ICA is mandatory और retired. mandatory word है, retired judge है, तो ये गलत भी हो सकता है. तो 3 को अगर गलत माने तो 1 and 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट. हमें कुछ नहीं पता था एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इंडेक्स की कमीशन को लेके, कमेटी को लेके, फिर भी हमें पता था ये मैंडेटरी वर्ड है, एग्जेक्टिव की तरह यूज़ कर रहा है. रिटायर्ड जज हो सकते हैं. क्यों रिटायर्ड जज को सिर्फ नॉलेज होती है अबाउट द क्लाइमेट इशूज़ से रिलेटेड और एयर क्वालिटी इशूज़ से रिलेटेड. और भी साइंटिस्ट हैं जिसको जो बन सकते हैं. अगर बात करें चेयरपर्सन ऑफ द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें और द मैनेजमेंट, तो इसमें सिर्फ मैंडेटरी बोला है कि रिटायर्ड जज ही होगा. वाई रिटायर्ड जज? और भी तो लोग हो सकते हैं अगर नॉलेज के बेस पे बात करें. तो अगर 3 को आप गलत मानेंगे आप डायरेक्ट आंसर तक पहुँच सकते हैं. Though the Commission for Air Quality Management invoked Stage 2 of the Graded Response Action Plan across Delhi NCR as a city air quality index across 300. इंडिया जो दिल्ली NCR का रीजन है वो बहुत पुअर क्वालिटी पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है. एयर क्वालिटी जो है उनका बहुत पुअर हो चुका है, तो इसलिए वो स्टेज 2 को उन्होंने लॉन्च किया है. तो ये जो AC कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है वो स्टैब्लिश बाय द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एक्ट 2021 टू रिप्लेस द EPCA and it enforce power of NCR and joining state. However, the chairperson is typically a person with a background in engineering, science or management, not necessarily a retired Supreme Court judge. Okay, यहाँ से हमारा ये आया. तो इसमें आप ये पढ़ सकते हैं कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान और स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क है. स्पेसिफाई स्टेज वाइज मेजर्स को इम्प्लीमेंट करता है. इट प्रोवाइडेड प्री डिफाइंड एक्शन बेस्ड ऑन सिविरिटी ऑफ द पॉल्यूशंस. उनके पहले से स्टैंडर्ड है कि इतनी डिग्री तक इस टाइप का क्वालिटी पुअर क्वालिटी हो जाएगा, इतनी टाइप ऑफ डिग्री पे गुड क्वालिटी ऑफ एयर हो जाएगा. तो उनका प्री डिटरमाइंड पॉपुलेशन सिविरिटी एंड कंट्रोल की बात करते हैं तो वो स्टेज वाइज उसको इनेक्ट करते जाते हैं. स्टैब्लिश ग्रैप वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2017 अंडर द डायरेक्टिव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफ 1986, लेटर रिवाइज बाय द CM बाय द 2024. तो द प्लान एम टू क्रिएट अ ग्रेडेड एंड प्रीएम्प्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The recent tragedy sparked renewed call to treat emergency medical care as a constitutional duty, ensuring every citizen's right to life. Which article of Indian Constitution is foundation for this right and how it has been implemented by the Supreme Court of India? ठीक है, तो
राइट टू लाइफ की बात करें, विच आर्टिकल में है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इम्प्लीमेंट किया है, इंटरप्रेट किया है। फर्स्ट राइट, आर्टिकल 14 गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ऑफकोर्स बट इट इज़ नॉट अंडर द राइट टू लाइफ। Article 25 include the right to health, emergency medical aid as integral part of the right to life। तो आपको पता है आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताएगी कि राइट टू लाइफ इज़ अ ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन एंड राइट टू लाइफ में आपके सब आ जाते हैं। यूथनेशिया की भी बात राइट टू लाइफ में आप देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो ऑप्शन सी बी इज़ करेक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कंसिडर इंटरप्रेटेड आर्टिकल 21, वो 2 नहीं है, आर्टिकल 21 है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं, इंक्लूडिंग राइट टू हेल्थ, एक्सटेंड टू प्रोविजन टाइमली एडिक्वेट एंड इमरजेंसी मेडिकल केयर की भी बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक, मैंने इसलिए ये स्टेटमेंट लाया है क्योंकि अगर हम इसके हाइलाइट्स में देखें कि क्यों बना हुआ था, रीसेंट फाइंडिंग फ्रॉम द यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा ये हमारा हाईलाइट थोड़ा गलत हो गया, इसको आप रीड मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर है कि जो कंसेप्शन इवॉल्व ग्लोबली इनटू द गोल्डन आवर एंड लेटर द प्लैटिनम 10 मिनट्स एम्फोसाइजिंग रिस्पॉन्स स्पीड एज अ डिटरमिनेंट ऑफ सर्वाइवल। तो आप कितने रिस्पॉन्स से उनको मेडिकल केयर दे रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके राइट टू लाइफ के अंदर आर्टिकल 21 में। क्योंकि अगर आप उसको स्पीडी रिकवरी का मौका नहीं दे रहे, स्पीडी मेडिकल केयर नहीं दे रहे, स्पीडी इमरजेंसी मेडिकल केयर नहीं दे रहे, तो वो एक डिले माना जाएगा जो कि राइट टू लाइफ में इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है। तो यही बात हो जाती है हमारी प्लैटिनम 10 मिनट का रूल होता है एंड गोल्डन आवर होता है। जो ये इंपॉर्टेंट 2 कीवर्ड्स आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इम्पेरेटिव्स की बात करें, राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड एक्सेस टू टाइमली इमरजेंसी मेडिकल केयर की बात करते हैं, जो एम्बुलेंस के थ्रू जाते हैं इमरजेंसी। द स्टेट इज एथिकली बाउंडेड टू इंश्योर अनऑब्स्ट्रक्चर्ड इमरजेंसी एक्सेस ड्यूरिंग मास गैदरिंग एंड डिजास्टर्स। तो ये प्लैटिनम 10 मिनट एंड गोल्डन आवर की आपको कहानी याद रखनी है, बेसिकली कीवर्ड याद रखना है। देखिए साइंस एंड टाइमली इंटरवेंशन की बात करें, एक्यूट इलनेस एंड ट्रॉमा कॉज रैपिड सर्कुलेटरी कोलैप्स, इमीडिएट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैन रिवर्स दिस लाइफ थ्रेटनिंग डिस्टर्बेंस। द गोल्डन आवर रिप्रेजेंट द क्रूशियल 60 मिनट्स पोस्ट इंजरी व्हेन इंटरवेंशन कैन प्रिवेंट इरिवर्सिबल ऑर्गन डैमेज। तो ये गोल्डन आवर ये 60 मिनट्स ऑफ पोस्ट इंजरी होता है। जब आपको इंजरी हो जाता है उसके 60 मिनट तक वो गोल्डन आवर चल रहा होता है। उसमें आपको देखा जाता है कि अगर आपको 60 मिनट पे मेडिकल केयर मिल गया होता तो आपको इम्पेरेटिव आप बात कर रहे हैं वेट तो ये गोल्डन आवर है। अगर आपको फॉर इंस्टेंस आपको कोई चोट लग गई है तो पोस्ट इंजरी की बात हो रहा है, चोट लगने के बाद से ही आपका 60 मिनट काउंट होता है। और इसमें ये बोल रहा है गोल्डन आवर में अगर इस 60 मिनट में आपको ट्रीटमेंट मिल गई होती है, इमरजेंसी मेडिकल केयर मिल गई होती, ट्रीटमेंट मिल गई होती इंटरवेंशन में, तो आपको ये जो प्रिवेंट कर सकता था इनवर्सिबल ऑर्गन डैमेज। तो ये गोल्डन आवर का रूल हो जाता है। इन्वॉल्व प्लैटिनम 10 मिनट स्टैंडर्ड स्ट्रेस दैट मेडिकल हेल्प नॉट जस्ट ट्रांसपोर्ट शुड बी रीच विक्टिम विद इन 10 मिनट्स। तो ये 10 मिनट्स का रूल प्लैटिनम 10 मिनट्स में आ जाता है कि विक्टिम तक वो मेडिकल केयर है वो 10 मिनट तक विद इन 10 मिनट्स पहुँच सके। मॉडर्न एम्बुलेंस एक्ट एज अ मोबाइल ICUs, जो बेसिकली जो मॉडर्न एम्बुलेंस बनाई गई है उनको बहुत ज़्यादा इक्विप्ड किया गया है विद द मेडिकल टूल्स एंड एक्सेस एज अ मोबाइल ICUs इक्विप्ड विद ऑक्सीजन सप्लाई, डिफिब्रिलेटर्स, ECGs, एयरवेज मैनेजमेंट टूल्स एंड टेलीमेडिकल लिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हरप्पन साइट ऑफ कोतादा भादली रिसेंटली इन द न्यूज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ये हमारा हरप्पन साइट मतलब एशियन हिस्ट्री की बात हो रही है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, क्योंकि ये न्यूज़ से लिंक्ड है आपका स्टैटिक पार्ट। तो कोटला भादली, द साइट इज लोकेटेड इन द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात। ठीक है, हो सकता है। द रिसेंट स्टडी आइडेंटिफाइड इट एज आर अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ Karen Seri in the Indus Valley civilization। तो फाइन ऑफ फर्स्ट लेट्स वेट। अगर आपको इस कीवर्ड का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आ रहा, बेसिकली लाइक मी, बट यू नो द मीनिंग ऑफ इट, तो यू कैन
easily eliminate the, बट आपको अगर इसका कीवर्ड का मीनिंग भी नहीं पता तो आप इट इज़ काइंड ऑफ हार्ड टू एलिमिनेट दिस स्टेटमेंट, तो आपको अदर 2 1 and 3 को देखना पड़ेगा। अगर हम 3 को पढ़ें, द फाइंडिंग फ्रॉम द साइट प्राइमरी शेड लाइट ऑन द अर्ली एग्रीगेरियन प्रैक्टिस ऑफ अर्ली हरप्पन फेज। ठीक है, अर्ली एग्रीगेरियन प्रैक्टिस ऑफ अर्ली हरप्पन फेज की बात कर रहा है। रिसेंट स्टडी आइडेंटिफाइड इट्स द अर्लीस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अर्ली एग्रीकल्चर हरप्पन साइट की बात कर ले, साइट लोकेटेड रन ऑफ कच्छ। तो अगर हम 1 and 2 को करेक्ट माने, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये अर्ली हरप्पन साइट का है, लेटर हरप्पन साइट का, मिच्योर का है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे माने तो 1 and 2 इज द स्टेटमेंट होगा, क्योंकि हमें नहीं पता ये अर्ली है या लेटर है। अब देख लेते हैं। A new study by Deccan College, Symbiosis School of Liberal Art and the AIS Archaeological Survey of India identified Harappan site of Kotara, Parli in Kutch, Gujarat as the earliest known caravanserai, indicating a well-organized trade infrastructure dating back to this BC. Statement 1 is correct. The new specific site is in Gujarat में है। 2 is also correct. The study identified it as the earliest known caravanserais, indicating trade infrastructure. Statement 3 is incorrect. The study indicate a trade infrastructure from this mature to late हरप्पन ट्रांजिशन पीरियड में है, और वहाँ पर हमारे अर्ली हरप्पन ट्रांजिशन पीरियड की बात कर रहे था, तो इसमें हमारा ये स्टेटमेंट इसलिए गलत होता है। तो लोकेशन की बात कर लेते हैं। देखिए, मोहनजोदारो, गरनवाला, यहाँ पर आपको धोलावीरा के जस्ट नीचे को आपको मिल जाएगा कोटला पातली। सिग्निफिकेंस की बात कर ले तो क्रॉनिकल इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एंड इकोनॉमिक इंसाइट भी देखने को मिलेगा कि हाउ हरप्पन पीपल आर एंगेजिंग विद ईच अदर। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट हो जाता है। तो यहीं पे हमारा जो डेट 19 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे उसको हमने हॉलिस्टिकली डिटेल्ड वे में कवर कर लिया है। फेस्टिव सीज़न चल रहा है, इसलिए थोड़ा डिले हो गया था न्यूज़पेपर लाने में, बट आई होप इट इज़ नाउ फाइन। तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे इस करंट अफेयर सीरीज़ में, क्योंकि ये बहुत ही सोच समझ के बहुत ही डिटेल्ड वे में आपके एग्ज़ाम्स के नीड्स को कैटर करते हुए ये सीरीज़ लाई जाती है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सीरीज।